पढ़ रहे हैं, तो वो कहलाती हैं जनन की विशिष्ट विधियां। ये आपका लेसन नंबर 4 है, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर है ये 4था। तो ये है जनन की विशिष्ट विधियां। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में कि जनन में जो मुख्य विधि है वो लैंगिक जनन है, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब पादप लैंगिक जनन ना करके कुछ अन्य विधियों को अपनाता है और उसके द्वारा वो एक नए पादप का निर्माण करता है। तो वो विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये 4 विधियां हैं: असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। तो ये विधियां भी हैं जो पादप एक जनन के तौर पर अपनाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं असंग जनन। ठीक है बच्चों, असंग जनन होता क्या है? असंग जनन के बारे में बात करें तो असंग जनन जो टॉपिक है, हेंस विलिंकर ने इसको बताया था कि असंग जनन जो होता है वो एक प्रकार का लैंगिक जनन नहीं है, लेकिन बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन का। यानी लैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसका प्रतिस्थापन बिना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन से हो। मीन्स सभी घटनाएं लैंगिक जनन की होगी। यानी परिणाम देखो, लैंगिक जनन का जो परिणाम था वो आपको बताया था लास्ट में बनता है भ्रूण और बीज। मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लैंगिक जनन के थ्रू भ्रूण बन जाता है और भ्रूण जो होता है वो बीज के अंदर होता है। तो बीज बन रहा है, दैट मीन्स पादप ने लैंगिक जनन किया है। लेकिन कुछ ऐसी भी विधि हैं जिसमें बीज तो बना यानी भ्रूण तो बना, लेकिन वो निषेचन या अर्धसूत्री विभाजन के नहीं बना। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये एक लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन है। यानी यहाँ पर लैंगिक जनन जो होता है वो प्रतिस्थापित हो चुका है। यानी लैंगिक जनन में ये घटनाएं नहीं हुई, लेकिन लैंगिक जनन का परिणाम आ गया। तो लैंगिक जनन का परिणाम था बीज, तो यहाँ पर बीज तो बन गया, बट वो लैंगिक जनन का परिणाम नहीं माना जाएगा बिकॉज उसमें निषेचन नहीं हुआ है। तो उसको हम लैंगिक जनन तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना गया है कि ये लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन हुआ है। तो असंग जनन की वही विधि मानी गई है जिसमें बिना अर्धसूत्री और निषेचन के भ्रूण का विकास होता है। तो कह सकते हैं बिना निषेचन भ्रूण बनने की प्रक्रिया ही असंग जनन कहलाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने असंग जनन को 2 में, लेकिन एटलीस्ट सबसे लास्ट में देखा गया कि इसको 4 भागों में बांट दिया। पहले केवल 2 ही भाग थे, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, लेकिन वो इन दोनों में ही आते हैं, अनावर्ती और पुनरावर्ती, वो ही ये है। तो इनका नाम ही युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद है। आप अपनी जब बुक में देखोगे तो युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पहले 2 प्रकार मिलेंगे आपको, लेकिन बाद में आप देखोगे कि अनावर्ती में और पुनरावर्ती में यही आएगा कि इन्हें युग्मकोद्भिद और इन्हें बीजाणुद्भिद असंग जनन भी कहा जाता है। तो हम दोनों को इसी में ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर असंग जनन जो होता है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो असंग जनन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अनावर्तीय असंग जनन। अनावर्तीय असंग जनन क्या होता है? जैसा कि अगर आपको लैंगिक, मैंने पहले ही बताया था कि असंग जनन एक प्रकार का लैंगिक जनन का ही प्रतिस्थापन है, यानी घटनाएं लगभग लैंगिक जनन की ही चल रही हैं। तो लैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि भ्रूणकोश बंध जो बीजांड है, उस बीजांड की जो कोई भी एक बीजांड काय, कोई भी बीजांड काय की कोशिका भ्रूण कोश का निर्माण करती है। ये बनाती है भ्रूण कोश, बीजांड काय की कोशिका। ठीक है, लैंगिक जनन में आप पढ़ गए हैं, उसमें आपने देखा होगा ना कि बीजांड काय, बीजांड जो होता है उसमें बीजांड काय होता है और बीजांड काय की कोई भी कोशिका भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और आपने पढ़ा था कि भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका होती है। अब जो अंड कोशिका होती है ये निषेचन करके भ्रूण का विकास करती है। ये आपने घटना पढ़ी थी लैंगिक जनन में। लेकिन बच्चों यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि असंग जनन तो होगा क्या कि उसमें अर्धसूत्री विभाजन ना हो और निषेचन ना हो सकता, अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है बट निषेचन नहीं होगा, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भ्रूणकोश है वो बन गया, एगोनिक भ्रूणकोश बन गया, लेकिन जो अंड कोशिका है वो बिना निषेचन के, निषेचन नहीं हुआ और बिना निषेचन के ही वो भ्रूण में बदल गई। तो भ्रूणकोश तो एगोनित है, लेकिन एगोनित भ्रूणकोश से बिना निषेचन के भ्रूण बना है, बिना निषेचन। इसलिए इस प्रकार के असंग जनन को कहा गया है अनावर्ती असंग जनन। ठीक है, चूंकि
यहाँ पर जो परागकण बना है भ्रूणकोश जो है वो अगुणित है, तो ये एक प्रकार का युग्मकोद्भिद असंजनन हो गया, क्योंकि युग्मकोद्भिद हमेशा अगुणित अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जो भ्रूण बना वो भी कैसा बना, अगुणित, क्योंकि भ्रूणकोश अगुणित था। और अगुणित भ्रूणकोश में निषेचन भी नहीं हुआ, जबकि आपको लैंगिक ने बताया था कि अंडकोशिका और एक नरयुग्मक एन और एन दोनों मिलकर 2n, तब जाके एक द्विगुणित युग्मनज और फिर एक द्विगुणित भ्रूण बनता था। लेकिन बच्चों यहाँ पर भ्रूणकोश की जो कोशिकाएं हैं वो अगुणित अवस्था में हैं, लेकिन उन्होंने निषेचन नहीं किया, और निषेचन ना करने की स्थिति में तो बनने वाला जो भ्रूण है वो भी अगुणित अवस्था में ही आया है। तो ये जो भ्रूण होगा वो अगुणित भ्रूण होगा। तो अगुणित पादप तैयार करने के लिए ये बहुत बेस्ट तरीका रहता है कि यहाँ पर बिना निषेचन के ही भ्रूण को तैयार करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो असंजनन कहलाएगा वो कहलाएगा अनावर्ती असंजनन। तो अनावर्ती असंजनन के द्वारा बच्चों अगुणित भ्रूण तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का अनिषेक जनन भी कह सकते हैं अपने से, अनिषेक जनन, ध्यान रखना, क्योंकि बिना निषेचन के होने वाला जनन है। भ्रूण बनेगा मतलब निषेचन से पहले की सभी घटनाएं लैंगिक जनन जैसी होंगी, निषेचन के बाद की सभी घटनाएं लैंगिक जनन जैसी होंगी, बस एक निषेचन की अनुपस्थिति है। तो ये एक प्रकार का अनिषेक जनन है, इसीलिए कहा था कि असंग जनन लैंगिक जनन का ही प्रतिस्थापित रूप है। तो यहाँ पर बनने वाला जो भ्रूण होगा वो अगुणित अवस्था में होगा, बिना निषेचन के होगा। तो इसको हम युग्मकोद्भिद भी बोल सकते हैं और अनिषेक जनन भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है पुनरावर्ती असंग जनन। तो यहां पर अनावर्ती असंजनन कंप्लीट है। अब देखो सेकंड जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है पुनरावर्ती असंजनन। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं इसमें कि यहां पर जो भ्रूणकोश होगा वो बिना अर्धसूत्रण होगा। मैंने इसलिए पहले लिखा है कि असंजनन में अर्धसूत्री विभाजन हो, निषेचन हो, ये जरूरी नहीं, निषेचन नहीं होगा ये तो कंपलसरी है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का कोई कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था अनावर्ती में आपने देखा अर्धसूत्री विभाजन तो हुआ, यानी भ्रूणकोश अगुणित तो बना, लेकिन उसने निषेचन नहीं किया। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो यहां पर जो भ्रूणकोश होगा बीजांडकाय की कोशिका से बनेगा, ये बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनेगा, जबकि ये हमेशा लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। लेकिन यहाँ पर ये बिना अर्धसूत्री विभाजन बनेगा। चूंकि बिना अर्धसूत्री विभाजन बन रहा है तो ऐसा भ्रूणकोश द्विगुणित अवस्था में होगा, क्योंकि जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती हैं यानी बीजांड की कोशिकाएं वो सब द्विगुणित अवस्था में होती हैं। वो तो जब अर्धसूत्री विभाजन करती थी, आपको याद होगा कि एक बीजांडकाय की कोशिका थी जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा था, उसने विभाजन किया, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बने थे जिसमें से 3 अपासित हो गए थे। आपको कुछ याद आ रहा होगा, 3 अपासित हो गए थे, केवल एक बचा था सक्रिय गुरु बीजाणु जिसे मैंने कहा था, और उसने आगे चलकर भ्रूणकोश बनाया था। वो घटना इसमें थी। लेकिन यहाँ पर जो बीजांडकाय कोशिका है वो सीधे ही बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो भ्रूणकोश में बदल रही है, तो इसलिए बनने वाला जो भ्रूणकोश होगा वो भ्रूणकोश जो होगा वो द्विगुणित अवस्था में होगा, और द्विगुणित अवस्था में होने की वजह से आगे जो भ्रूण बनेगा वो भी द्विगुणित अवस्था में ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर द्विगुणित अवस्था में ही भ्रूण बनेगा, बिना निषेचन के बनेगा। तो वही बात हो गई यहाँ पर भी कि बिना निषेचन के भ्रूण बना है और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ है। तो ये भी एक प्रकार की असंजनन की विधि हो गई, पुनरावर्ती असंजनन, जिसे युग्मकोद्भिद भी कहा गया है। वो बीजाणुद्भिद था, ये युग्मकोद्भिद हो गया। तो यहाँ पर पुनरावर्ती जो असंजनन है उसमें द्विगुणित भ्रूणकोश बनेगा। द्विगुणित भ्रूणकोश वही सेम प्रक्रिया मैंने जो आपको लैंगिक जनन में समझाई थी उसी की तरह यहाँ पर द्विगुणित भ्रूणकोश बनेगा, और द्विगुणित भ्रूणकोश आगे चलकर भ्रूण का विकास कर लेगा। अब यहाँ पर द्विगुणित भ्रूणकोश जो बन रहा है वो द्विगुणित भ्रूणकोश बीजांडकाय की किसी भी प्रपशु यानी बीजांडकाय की वह कोशिका जो मात्र कोशिका की तरह कार्य करते हुए भ्रूणकोश बनाती है, या फिर बीजांडकाय की कोई भी कोशिका यानी एक प्रपशु कोशिका होती है, प्रपशु कोशिका से ही आगे चलकर लघु बीजाणुजन्म तक बनते हैं। तो वो प्रपशु कोशिका ही सीधे भ्रूणकोश में बदल जाए, यानी वो बीजाणुजन्म तक बनाए ही नहीं और सीधे ही भ्रूणकोश में बदल जाए, या फिर प्रपशु कोशिका जो होती है वो बीजाणुजन्म ऊतक बनाए और बीजाणुजन्म ऊतक फिर जाके बिना अर्धसूत्री विभाजन किए बदल जाएं भ्रूणकोश में। तो यहाँ पर 2 घटनाएं हो सकती हैं,
एक तो प्रपशु कोशिका सीधी बदल सकती है, जिसे हम कहेंगे जनन अपबीजाणुता, इसे कहेंगे हम जनन अपबीजाणुता। ठीक है, प्रपशु कोशिका आपको फिर बता रहा हूं मैं, प्रपशु कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जो आगे चलकर मतलब बीजाणुजन ऊतकों का निर्माण करती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम प्रपशु कोशिका। वो बीजाणुजन ऊतक बनाएंगी और फिर बीजाणुजन ऊतक भ्रूणकोश बनाएंगे। लेकिन दूसरा, प्रपशु कोशिका बीजाणुजन ऊतक बनाए और बीजाणुजन ऊतक जो हैं वो आगे चलकर बिना अर्धसूत्री विभाजन के फिर निर्माण करें भ्रूणकोश का, तो वो कहलाएगी कायिक अपबीजाणुता। ठीक है, एक जनन अपबीजाणुता और एक कायिक अपबीजाणुता, तो ये दोनों पुनरावृत्ति के ही प्रकार होते हैं। तो दोनों में आपने अंतर देखा, आ जाता है कई बार अनावर्ती और पुनरावर्ती। अनावर्ती यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि पुनरावर्ती में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अनावर्ती में भ्रूणकोश एगुणित अवस्था में था, जबकि पुनरावर्ती में भ्रूणकोश द्विगुणित अवस्था में होगा। यहां पर बिना निषेचन के ही यानी एगुणित भ्रूण का निर्माण होगा, क्योंकि भ्रूणकोश एगुणित है, जबकि यहां पर बिना निषेचन के भ्रूण बनेगा, लेकिन वो द्विगुणित अवस्था में होगा। वो बीजाणुद्भिद था, ये युग्मकोद्भिद हो गया। तो इस तरह से ये दो प्रकार का हो गया मुख्यतः। लेकिन इसमें एक और आती है नेक्स्ट विधि, अपस्थानिक भ्रूणता। अब देखो इसमें क्या है, अपस्थानिक जो भ्रूणता होती है, अपस्थानिक भ्रूणता होती क्या है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अपस्थानिक भ्रूणता में बीजांडकाय में की कोई भी अदर कोशिका, ना कि मात्र कोशिका, कोई भी कोशिका भ्रूणकोश का निर्माण कर सकती है। जैसा कि मोस्टली जो जैसे आपने लैंगिक में पढ़ा था कि जो मात्र कोशिका होती है वो मात्र कोशिका ही आगे चलकर भ्रूणकोश का निर्माण करती है और भ्रूणकोश से भ्रूण बनता है। लेकिन यहाँ पर बीजांडकाय की कोई भी कोशिका जो होती है वो कोशिका सीधे ही भ्रूणकोश में बदल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भ्रूणकोश है वो बीजांडकाय की किसी भी कोशिका से बन रहा है और वो भ्रूणकोश आगे चलकर भ्रूण का विकास करता है। तो इसलिए इसको कहा गया है अपस्थानिक भ्रूणता, यानी भ्रूण तो बन रहा है लेकिन किसी अदर कोशिका से बन रहा है। अदर कोशिका का मतलब यहाँ पर किससे है कि बीजांडकाय की जो जनन मात्र कोशिकाएं होती हैं वो भ्रूणकोश नहीं बना रही, कोई अदर कोशिका इसका निर्माण कर रही है, तो वो होता है नींबू में। और चौथा जो आता है कायिक असंजनन, सबसे लास्ट प्रकार है कायिक असंजनन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भ्रूण बनता है वो मतलब मर्दजनन भाग से ही नहीं बन रहा, यानी वो इस तरीके से यानी बीजांड से नहीं बन रहा, वो बन रहा है कायिक प्रवर्ध से या पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका एक कन्वर्टेड रूप है, ये आपने 11th में रूपांतरण पढ़े होंगे। उन रूपांतरण में आपने पत्र प्रकलिका के बारे में पढ़ा होगा कि ये जो होती हैं कि ये प्रकलिका का जो होती हैं ये पुष्प का रूपांतरित भाग हो सकती हैं, पत्ती का रूपांतरित भाग हो सकती हैं। तो ये जो होती हैं कन्वर्ट हो जाती हैं भ्रूण में और फिर भ्रूण का विकास होता है और भ्रूणीय विकास से नई पादप का निर्माण होता है, ऐसा देखा गया है प्याज में। तो इस तरह से बच्चों हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे असंजनन। ठीक है, असंजनन के प्रकार जैसे कि मैंने बताया था, असंजनन में वापस आपको रिवाइज करा दूं, असंजनन किसे कहेंगे, तो लैंगिक जनन की वह विधि जिसका प्रतिस्थापन बिना अर्धसूत्रण यानी अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के हो, यानी बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही असंजनन कहा जाता है। ठीक है, तो बिना निषेचन के अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन के भ्रूण का बन जाना ही असंजनन कहलाता है। वैसे दो प्रकार का है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, लेकिन मेनली इसको 4 भागों में बांटा, अनावर्ती, पुनरावर्ती, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंजनन। जैसा कि मैंने आपको अनावर्ती में बताया, अनावर्ती में क्या होगा कि जो भ्रूणकोश बनेगा वो भ्रूणकोश बिना निषेचन के भ्रूण बनाएगा, लेकिन यहाँ पर जो भ्रूणकोश होगा वो अगुणित अवस्था में होगा, यानी यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन तो होगा बट निषेचन नहीं होगा। जबकि पुनरावर्ती असंजनन में अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, तो भ्रूणकोश कैसा बना, द्विगुणित। यहाँ पे था अगुणित, यहाँ पे भ्रूणकोश बनेगा द्विगुणित, और ना ही निषेचन होता है।
तो बिना, ये तो कह सकते हैं बिना अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन लेकिन बिना निषेचन, लेकिन ये बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के भ्रूण बन रहा है। लेकिन ध्यान रखें दोनों में ही भ्रूणकोश से ही भ्रूण बन रहा है। दोनों में कॉमन चीज कि दोनों में ही भ्रूणकोश से ही भ्रूण बन रहा है, यानी अंड कोशिका से ही भ्रूण बन रहा है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों में ही मात्र कोशिकाओं से, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं यानी जनन कोशिकाएं जो होती है उन्हीं से ही भ्रूणकोश बन रहा है। ये दोनों में कॉमन चीज है। लेकिन अगर हम तीसरा प्रकार देखें तो भ्रूणकोश तो यहाँ पे भी बन रहा है, ये इसकी सिमिलरिटी हो गई। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर यानी इन दोनों में मात्र कोशिकाएं ही भ्रूण का निर्माण कर रही हैं, भ्रूणकोश का निर्माण कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर बीजांडकाय की कोई अदर कोशिका, कोई अन्य कोशिका भ्रूणकोश का निर्माण कर रही है, इसलिए ये थोड़ा सा इससे अलग है। और चौथा तो इन तीनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो भ्रूणकोश बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो पत्र प्रकलिका और कायिक प्रवर्ध जो होते हैं वो दोनों ही आगे चलकर भ्रूण का विकास करते हैं और उससे एक नए पादप का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं असंग जनन की एक विधि है जिसमें परिणाम लैंगिक जनन के ही रहे। देख सकते हो आप, जो भ्रूण होता है वो लैंगिक जनन का ही परिणाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर या तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है या निषेचन नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन माना जाता है। अगर अब मैं इसकी बात करूँ इसका महत्व क्या है, तो क्या फायदा है हमें असंग जनन से कि पादप असंग जनन करे। तो देखो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम देखें कि यहाँ पर या तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन अगर नहीं होता है तो अगुणित अवस्था रहेगी, और या फिर यहाँ पर निषेचन भी नहीं हो रहा है, तो अगर द्विगुणित कोशिका है तो भ्रूण भी द्विगुणित बनेगा। लेकिन अगर अगुणित कोशिका है, जैसे कि आपको अंडावृत्ति में बताया था, तो बनने वाला भ्रूण भी अगुणित होगा। तो पहला फायदा तो हम इसका ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अगुणित पादपों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो पादप प्रजनन की विधियों में अगुणित पादप के निर्माण के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर पादप लैंगिक जनन कर रहा है यानी वहां पर जो निषेचन हो रहा है, तो बच्चों निषेचन से दो अलग अलग युग्मकों का संलयन होता है। जैसे कि आपको बताया था, एक नर केंद्रक और एक मादा केंद्रक मिलते हैं, दो अलग अलग केंद्रक होते हैं जिनका आनुवांशिक रूप अलग होता है। तो बनने वाली संतति का जो आनुवांशिक रूप होता है वो जनकों से थोड़ा भिन्न होता है। लेकिन अगर हम असंग जनन कराते हैं तो असंग जनन में आप देखो कि जो भ्रूण, जैसे ये द्विगुणित भ्रूण बना, लैंगिक जनन में भी द्विगुणित बना, लेकिन वो निषेचन से बना, दो अलग अलग आनुवांशिक पदार्थों का संलयन हुआ था। लेकिन यहाँ पर दो आनुवांशिक पदार्थ संलयित नहीं हुए थे। अब जब यहाँ पर दो आनुवांशिक पदार्थ संलयित नहीं हुए और एक ही पादप का आनुवांशिक पदार्थ भ्रूण में बदल चुका है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आनुवांशिक पदार्थ को यथावत बनाए रख सकते हैं, मतलब किसी अन्य आनुवांशिक पदार्थ के मिश्रण को रोक सकते हैं, यानी माता पिता के लक्षणों को यथावत बनाए रख सकते हैं, यानी कोई दूसरा लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। सेम संतति, यानी ये बोलूं मैं, क्लोन संतति प्राप्त हो सकती है। क्लोन संतति का मतलब क्या होता है कि वह संतति जो अपने जनक से समान हो। समान का मतलब बिल्कुल उसका आनुवांशिक रूप और उसके जनक का आनुवांशिक रूप समान होगा। अगर अब इसको देखें अपन, पुनरावृत्ति में जो पादप था उस पादप की कोशिका द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बदल गई। अब जो आनुवांशिक पदार्थ इसका है वही आनुवांशिक पदार्थ इसका होगा, तो ये जो नए पादप का निर्माण करेगा वो पादप बिल्कुल अपने जनक के जैसा होगा। तो किसी पादप में यदि अच्छे गुण हैं और हम चाहते हैं कि ये अच्छे गुण लगातार बने रहें, तो ऐसी स्थिति में हमको उसको असंग जनन के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिससे उसके आनुवांशिक लक्षण जो हैं वो यथावत बने रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके जो लक्षण हैं लंबे समय तक भी रहते हैं। जो लैंगिक जनन से अगर हमें ऐसा करते हैं, दो गुणों का सम्मिलन करते हैं, लैंगिक जनन द्वारा भी हम गुणों का सम्मिलन कर सकते हैं, लेकिन वो लक्षण बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यही क्रिया असंग जनन से करते हैं तो ये जो लक्षण होते हैं लंबे समय तक बनाए रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इससे संकर बीज भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो संकर बीज है उनका भी उत्पादन से किया जा सकता है। तो ये असंग जनन का महत्व है। तो आपको ये अपने होमवर्क में करना ही होगा। असंग जनन के प्रकार, पहला, दूसरा, पुनरावृत्ति और अनावृत्ति असंग जनन में अंतर, और तीसरा असंग जनन का महत्व। ये आपको होमवर्क रहेगा, तो आपको ये करना है।
उसके बाद जो सेकंड विशिष्ट विधि थी वो थी अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता जैसा कि नाम में ही आ रहा है कि यहाँ पर बीजांड की कोई भी द्विगुणित कोशिका जो होती है उससे बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है द्विगुणित जो कोशिका होगी वो द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण करेगी। हालांकि आप देख सकते हो इसमें कोई खास अंतर नहीं आ रहा है। वहाँ पे भ्रूण बन रहा है पर वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे अगुणित भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमेशा द्विगुणित अवस्था में ही होगा। तो बिना निषेचन के बीजांडकाय की कोई भी कोशिका जो होती है वो सीधे ही बीज में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब बीजांड बिना ही निषेचन के बीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं अनिषेक बीजता। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको असंजन में बताया था कि असंजन में बिना निषेचन के पादप बन रहा है तो उसका आनुवांशिक रूप जनक से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि बिना निषेचन के सीधा बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी आनुवांशिक रूप मात्र पादप के समान होगा। तो ये भी एक प्रकार की विधि है जहाँ पर बीजांडकाय की कोई भी द्विगुणित कोशिका भ्रूणकोश की या बीजांडकाय की कोई भी कोशिका जो होती है वो बिना निषेचन के बदल सकती है भ्रूण में। तो आपने जो पढ़ा था पुनरावृत्तीय संचरण, तो ये उसी का ही एक प्रकार कह सकते हो। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपस्थानिक भ्रूणता को पुनरावृत्तीय संचरण में ही शामिल किया था। तीसरी विधि जो है इसकी वो आती है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? तो सूक्ष्म प्रवर्धन जो होती है वो एक ऐसी विधि होती है जिसमें कम समय में और बहुत अधिक पादप तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि ये एक प्राकृतिक विधि नहीं है, आप ये जान लें। सूक्ष्म प्रवर्धन जो होता है एक प्रयोगशाला में की जाने वाली क्रिया है, यानी कृत्रिम तौर पर पादप उत्पन्न किए जाते हैं प्रयोगशाला में, लेकिन ये बहुत उपयोगी है। और पादप, चूंकि यहाँ पर पादप तो तैयार हो ही रहे हैं और पादप बनने की क्रिया ही जनन है, इसलिए इसको जनन की विशिष्ट विधियों में शामिल किया गया है। हालांकि ये मानव द्वारा की जाती है, पूरी प्रयोगशाला में की जाती है। एक्चुअली में होता क्या है आपको मैं बताऊं, जो पादप होता है उसमें एक बहुत विशेष गुण होता है। पादप की जो कोशिका होती है, पादप कोशिका, उस पादप कोशिका का एक विशिष्ट गुण है जिसे कहते हैं हम पूर्ण शक्यता, यानी टोटीपोटेंसी। पूर्ण शक्यता का बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो पूर्ण शक्यता होता है वो पादप कोशिका का एक ऐसा स्पेशल गुण है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारी जो युग्मनज कोशिका है वो युग्मनज कोशिका ही एक नए शरीर का निर्माण कर सकती है। मानव में या जंतु में ऐसा ही होता है कि केवल युग्मनज कोशिका ही से ही एक नए जीव का निर्माण हो सकता है या नए ऊतक अंग का निर्माण हो सकता है। हमारी स्टेम सेल्स ही एक ऊतक या अंग बना सकती है, लेकिन पादप की हर एक कोशिका, पादप के आप किसी भी भाग से, कोई भी भाग हो, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल वगैरह, कहीं से भी अगर आप कोशिका लेते हो तो वो जो कोशिका है वो एक नए पादप का निर्माण कर सकती है। तो यही पादप कोशिका का गुण पूर्ण शक्यता कहलाता है, टोटीपोटेंसी, यानी पादप कोशिका का वह गुण जिसके द्वारा वह एक पूर्ण विकसित पादप का निर्माण करती है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण शक्यता। तो पूर्ण शक्यता वह गुण होगा जिससे एक नया पादप बनता है। तो यहाँ पर यानी कायिक प्रवर्धन, इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन में पूर्ण शक्यता के गुण के द्वारा ही नया पादप तैयार कराया जा सकता है। यानी अगर मैं पादप कोशिका को, यदि आप प्रयोगशाला में किसी पादप कोशिका को उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ देते हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो कोशिका है वो वृद्धि करेगी और वृद्धि करके वो पादप का निर्माण कर लेगी। तो इस गुण का उपयोग हम पादप निर्माण में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि पादप के किसी भाग से कोशिकाओं का समूह लिया जाता है और उस कोशिका के समूह को कहते हैं कर्तोतक। हालांकि बच्चों ये टॉपिक हम जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे, ये और भी इस टॉपिक में आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर छोटी सी जानकारी देते हैं कि कर्तोतक जो होता है, कर्तोतक मतलब कोशिकाओं का एक समूह ले लिया और उसको रखा हमने पोषक माध्यम में। ये पोषक माध्यम है। पोषक माध्यम जो होता है उसमें पादप की वृद्धि के लिए सभी पदार्थ होते हैं और इसको जीवाणु रहित परिस्थितियों में रख रखा है प्रयोगशाला में। तो होता क्या है बच्चों, ये जो कैलस था, कर्तोतक था, ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करके एक नए पादप का निर्माण कर लेगा और इस पादप को आप उगाकर एक जमीन में उगा दो, फिर वहां से लेकर और उससे एक नया पादप तैयार हो जाएगा। लेकिन बच्चों इस विधि का उपयोग हम केवल एक पादप तैयार करने के लिए क्यों करेंगे, जबकि हमारे पास सिंपल तरीका है।
हम बीज से भी नया पादप बना सकते हैं या हम असंजनन से नया पादप बना सकते हैं, तो फिर इतनी मेहनत या इतना पैसा क्यों खर्च करें? तो इसका फायदा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हम कोशिका का समूह लिए पादप से, उन कोशिकाओं को अलग अलग करके हर एक कोशिका से एक पादप तैयार कर सकते हैं। जबकि अगर आप बीज को उगाओगे तो एक पादप तैयार होगा, और उसकी भी संभावना जरूरी नहीं है कि 100% बीज उगे, जबकि ये पूरी परिस्थिति मानव की देखरेख में की जा रही है। तो यहाँ पर पादप बनने की संभावना बजाय बीज से ज़्यादा होती है। तो एक तो हम इससे हर एक कोशिका से एक नया पादप तैयार कर सकते हैं, दूसरा कम समय में भी इससे नए पादप तैयार किए जा सकते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक पादप तैयार किए जा सकते हैं, और वो भी आनुवांशिक रूप से समान। क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी हम कहीं भी निषेचन की घटना नहीं अपना रहे हैं। हमने पादपी कोशिका ली और पादपी कोशिका को सीधे ही पोषक माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि करवाई है, और वृद्धि करवाने से एक नए पादप का निर्माण कराया है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाला पादप जनक पादप के समान होगा, यानी वो क्लोन होगा अपने माता पिता के। तो इस तरह से हम आनुवांशिक रूप को भी समाहित कर सकते हैं। तो कई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं जिनका व्यापारिक तौर पर उपयोग ज़्यादा होता है, जैसे आर्किड के जो फ्लावर होते हैं उसका बहुत ज़्यादा व्यापारिक उपयोग है, तो उन जगह पर हम इस कायिक प्रवर्धन में या सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग करते हैं, जिससे हम कम समय में अधिक पादप तैयार कर सकते हैं। और एक जो विधि आती है वो कायिक प्रवर्धन है। कायिक प्रवर्धन एक अलग से ही एक टॉपिक होता है पूरा, जिसमें हम पादप की जो जड़ तना पत्ती है उसमें किसी भी भाग को अनुकूल परिस्थिति में उगाकर, यानी उनमें गुण होता है उगने का। आपने देखा होगा, आलू को उगते देखा है, आलू में आँखें होती हैं, जो गांठ होती है उससे एक नया पादप बन जाता है। प्याज को उगते देखा है, कई की शाखा उगती हैं, तो उन भागों के द्वारा एक नए पादप का निर्माण कराया जाता है। तो